मैं 2002 में असेंबली इलेक्शन यहाँ से लड़ा था। 2005 में मैं बाई इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद फिर मैं पार्टी का मीडिया सेल में गया हूँ, तो इसलिए पहले मैं इलेक्शन पहले भी लड़ा हूँ 2 बार इस जगह से। मुझको लग रहा है कि केरल में हम अच्छी खासी सीटें जीतने वाले। कांग्रेस के खुद ही लोग कोई भी चुनाव लड़ने के में इच्छुक नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट भाग चुके। गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। हमारे गांव खाली हो गए, जहां हमारे पुरखे चले थे वो पगडंडियां सूनी हो गई। जब मैंने अकेले कमरे में बैठे हुए सोचा नहीं हो कि उत्तराखंड की समस्या का समाधान मैं पहाड़ पे कैसे कर सकता हूँ। मैं अकेला बैठा रहता था, आईसीयू में महीनों में रहा। उस वक्त भी मेरे दिमाग में उत्तराखंड जरूर रहता था। इस बार हमने कहा कि 400 पार, तो 404 तो जरूर आनी है। गंगा जी की शीतलता पर मत जाइएगा। चुनावी उफान यहाँ पर गजब है। और इसी के साथ शायद इन धाराओं के बारे में तो आप कह सके, लेकिन चुनावी धारा यहाँ पर जनता की राय किधर जाएगी, इन सब पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ अनिल बलूनी जी, जो कि गढ़वाल से इस बार उम्मीदवार हैं। हम लोगों ने जो इनका स्वरूप अब तक देखा था उसमें वो बैकरूम बॉय थे, मैनेज करते थे कौन सा सांसद कहाँ जाएगा, किस चैनल पर बैठेगा, क्या बोलेगा। और अब आप सांसद बनने की लड़ाई में चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले तो बैकरूम से ये ट्रांजिशन जो आपका हुआ है, और 400 सीटें जिसका दम पीएम भर रहे, उसमें एक सीट आपकी होगी। पहले तो ये ट्रांजिशन पहले भी हो चुका है। मैं 2002 में असेंबली इलेक्शन यहाँ से लड़ा था। 2005 में मैं बाई इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद फिर मैं पार्टी का मीडिया सेल में गया हूँ, तो इसलिए पहले मैं इलेक्शन पहले भी लड़ा हूँ 2 बार इस जगह से, और इस बार अब लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हूँ। और मेरे लिए तो बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे जहाँ जो मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि का कर्ज चुकाने का भी एक मौका है। और इस सीट पे देखिए, अब आप देख रहे हैं गंगा जी बह रही है। इस गंगा मैया के पास रह के सेवा करना, इसकी स्वच्छता के लिए काम करना, इसको क्लीन रखने के लिए पूरा अभियान चलाना। बद्रीनाथ, केदारनाथ इस विधानसभा लोकसभा में है, वैली ऑफ फ्लावर्स इस लोकसभा में है, हेमकुंड साहिब इस लोकसभा में है। और आपको बताऊं कि जहां गंगा जी का जहां नाम होता है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वो भी इसी लोकसभा में है। और तो और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इस लोकसभा में। तो ये लोकसभा जो है तमाम धाम हाँ। और फिर नेशनल पार्क जहाँ पर लोग टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर भी लोग सुबह सुबह राफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सुबह सुबह इन धाराओं के बारे में तो अभी चंचल है धाराएं, लेकिन लगातार 2 बार से उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी को यहाँ पर आ रही हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा, इसकी क्या गारंटी। बहुत सारे एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई पीक पे आप पहुंच गए, यहाँ से अब नीचे का रास्ता होता है, कुछ फिसल जाए। देखिए अंजना जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब 2014 का चुनाव था, आप और हम तब भी बात करते थे, तब हमने कहा था अब की बार मोदी सरकार। तो आप लोग कहते थे कि नहीं ये पूरी सरकार नहीं आएगी। तो हमारा 282 सीट्स आई थी। उसके बाद इस बार 300 पार, तो आप लोग सब हमारा परिहास उड़ाते थे कि 300 पार नहीं हो सकता भाई, तो हम 303 जीते। इस बार हमने कहा कि 400 पार, तो 404 तो जरूर आनी है। तो इसलिए यहां भी 5 सीटें, ये जब हम लोग जा रहे हैं, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो कोई गांव का बच्चा, कोई बूढ़ी महिला, कोई जाती है, अब की बार 400 पार, दूर से चिल्लाते हैं। मतलब आप सोचिए, ये मेरे जीवन काल का, मैं तो बहुत समय से चुनाव प्रबंधन में, आप लोग देखते हैं, मैं पहली बार ये चुनाव देखा है जब चुनाव लग रहा है जनता लड़ रही है और हम जितने किरदार है सब गौण हो गए हैं। कार्यकर्ता मतलब जनता ही चुनाव लड़ रही है। कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है दूर से देखते ही, कोई कहता है कि आएगा तो मोदी ही, तमाम कंठस्थ है सबको सारी बातें। तो आप लोगों का प्रबंधन और प्रचार है ना कि लोगों तक ये नारे पहुंचे हैं। पीएम हर रैली में ये नारा लगवाते हैं। आपकी भाषा में ये प्रबंधन है, लेकिन वास्तविकता में ये मोदी जी का कामकाज है। मोदी जी ने जिस प्रकार से विगत 10 सालों से काम किया है उसका असर है। आप लोगों की भाषा में प्रबंधन हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से जन कल्याण के काम हुए, आप एक एक चीज उठाइए। लोग, जनता मुझसे खुद बोलती है, हम कुछ नहीं कह रहे, मैंने कहा ना जनता चुनाव लड़ रही है। बोलते साहब अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया की कोई बड़ी बड़ी देश अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन नहीं लगा पाई, मोदी जी ने हमको 3 वैक्सीन लगाई है। ये लोग कहते हैं। बोलते 80 करोड़ साहब, यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा। लोग बताते हैं कि यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोगों को राशन, फ्री राशन दिया जाता है। तो इसलिए अंजना जी, ये आप प्रबंधन मानिए, हम इसको जन कल्याण मानते हैं। और यही मोदी जी का काम है कि नीचे तक हर आदमी को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के चलना, उनके लिए काम करना। लेकिन जनता से उम्मीदवार को कनेक्ट तो बनाना ही पड़ता है ना सर। आप देखिए अभी यहाँ पर कितने 5 जिले हैं, मतलब चमोली, रुद्रप्रयाग, 5 जिले
14 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, जैसा आप ही ने बताया, केदारनाथ से लेकर रामनगर, नैनीताल के नीचे तक, नैनीताल नहीं है लेकिन नैनीताल जिले का काफी बड़ा हिस्सा इसमें है। और आपको रोज लगभग 300-400 किलोमीटर लोगों से जा जाकर मिलना तो पड़ रहा है। क्या बोलते हैं जब उनसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या किस बात पर बोलते हैं? देखिए, मोदी जी का कामकाज है, एक देवभूमि के लिए क्या क्या काम है। देखिए अंजना जी, आप देखिए, हम पहाड़ के लोग कभी भूल नहीं सकते। ये जो आप बद्रीनाथ हाईवे देख रही है ना, इस हाईवे में एक पतली सी सड़क हुआ करती थी, लोग भूलेंगे नहीं, और फाटक लगता था। आप लोग नहीं समझेंगे फाटक क्या होता है। समझते हैं, फाटक में क्या होता था कि ऊपर से एक बार गाड़ी छोड़ी जाती थी, कॉन्वॉय नीचे जाता था, फिर नीचे जाती। आज मैं आपको रोज देखता हूँ कर्तव्य पथ से रिपोर्टिंग करते हुए। कर्तव्य पथ से चौड़ी सड़क हमारा बद्रीनाथ का हाईवे है। और अंजना जी, आप ये सोचेगा, कर्तव्य पथ से चौड़ा हाईवे और उसके नीचे ट्रेन जा रही है। सोचिए, जब ये 2 साल के अंदर ट्रेन का काम पूरा होगा तो इस देवभूमि में क्या होने वाला है। ऋषिकेश से चलेंगे छुक छुक करते हुए और सीधा हिमालय पे पहुंचेंगे। तीर्थाटन कहां पहुंचेगा, पर्यटन कहां पहुंचेगा, रोजगार की किस तरह की संभावनाएं पैदा होंगी। आप कल्पना कीजिए कि आने वाले 2-3 साल में क्या होने वाला है। जो मोदी जी कहते हैं ना, आगे क्या, आगे ये, अगला दशक उत्तराखंड का होगा। अगला दशक उत्तराखंड में विकास की नई गाथा लिखने वाला 10 साल होगा। पीएम की तरह आप भी थर्ड टर्म की तैयारी में लगता है जुट गए? नहीं, अब इसमें कहीं कुछ शक सुबह बचा है क्या? आप मेरे को, विपक्ष तो ये कहने कहेगा, विपक्ष अब कह रहा है 300 पार उनका आएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार एजेंसीज के दुरुपयोग के मुद्दे पर, लोकतंत्र को खत्म करने के मुद्दे पर, वो कह रहे हैं जनता उनके साथ जाएगी। आपको जमीन पे जाइएगा, आपको अगर कहीं ऐसा लगे, कांग्रेस के खुद ही लोग कोई भी चुनाव लड़ने के में इच्छुक नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट भाग चुके हैं। आप अभी जाएंगे तो हमारे यहाँ सारे कैंडिडेट सो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं इलेक्शन को। और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी है, उनका 3 दिन पहले बयान आया था जब टिकट मिलने से कि भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। सभी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। तो अगर आपको इसमें भी नहीं दिखता है तो क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए आते हैं अब एक एक करके तमाम नेताओं पर। अभी कितने मुख्यमंत्री जेल में है सर? मतलब एक तो पूर्व और एक करंट। विपक्ष इस मुद्दे पर, हालांकि सीट शेयरिंग नहीं भी हुई है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन रामलीला मैदान पर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ एक मंच पर। उनका ये कहना है कि एजेंसीज के दुरुपयोग से आप लोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, जो आपकी तरफ आ जाता है वो सारे धुल जाते हैं, आप लोग बीजेपी से गले लगा लेते हैं। अच्छा अंजना जी, ये बताइए, अगर झारखंड में एक सांसद महोदय मिलते हैं जिनके पास 500 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो हम क्या करें? अगर कर्नाटक के अंदर एक कांग्रेस के नेता के घर में 150 करोड़ रुपए कैश, आप समझिएगा, 150 करोड़ रुपए कैश मिलता है, हम क्या करें? आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा केस है। आपके पास इतना समय नहीं, आप व्यस्त लोग हैं, आप तो बड़े चैनल में, तो इसलिए मैं आपसे 1 to 1 बात कर सकता हूं कि शराब घोटाले में क्या क्या चीजें हैं। 1 2 3 4 5 बताइए आप, क्या पूरा ट्रेल है कि नहीं? क्या करें? कार्रवाई ना करें? मतलब ईडी और जो सारी एजेंसी हैं पैसा पकड़ ले, 500 करोड़ रुपए इस कमरे से भी बड़े पैसे पकड़ ले, और आप कहो कि साहब ईडी जो है वो भेदभाव करती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। पूरे देश में शराब घोटाले में वो कह रहे हैं कि रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई है, पैसा बिल्कुल नहीं रिकवर हुआ है, और वो कह रहे हैं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे क्योंकि आपने साजिशन सरकार उनको गिरफ्तार किया। देखिए, जब वो नए आए थे तो हम कहते थे कि साहब ये एकदम एनार्किस्ट है, ये नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। फिर कुछ दिन थोड़ा ट्रैक पे आए, फिर वही बात करते हैं। कानून मानते कहाँ हैं? कानून को जानते कहाँ हैं? जानते हैं, मानते नहीं है। वो सब कुछ करते हैं, उनको पता है। वो पूरा शराब घोटाले और इतने सारे घोटाले हैं, आप लोगों ने उठाए नहीं। आप दिल्ली में देखिए, जल बोर्ड के दुनिया भर के आप नाम लेना शुरू करेंगे। अब मैं तो अपने इलेक्शन कैंपेन में हूं, तो आपको सारी याद दिलाने में वो नहीं हूं, लेकिन शराब घोटाले सहित जितने भी है, झारखंड वाला मामले में आप चर्चा कर लीजिए, उससे बड़ा कोई केस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अब इस पे कार्रवाई करें तो आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई क्यों कर रहे हो, और कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ। तो इसलिए ये मुझको लगता है इसको न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और देखिए, न्यायालय भी किसी को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वायनाड से उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। खबर ये आ रही है कि हो सकता है अमेठी में, आपका तो वैसे गढ़वाल में फर्स्ट फेज 19 कोई वोटिंग है, लेकिन जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वो तनाव में करेगी अमेठी रायबरेली से कौन होगा। ये लड़ाई राहुल गांधी के तौर पर अगर आप देखें, विपक्ष के नेता, क्योंकि अमित शाह भी कहते हैं ये मोदी वर्सेस राहुल है,
क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों सूट करता है? नहीं, अब देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखें, हम लोगों के जा रहे हैं, जो जनता चाहती है वो बताता हूं। जनता क्या कहती है कि भाई इस चुनाव का अल्टीमेटली क्या है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, देश में किसकी सरकार बनेगी उसका चुनाव है, तो क्या करें? जनता को बहुत क्लियर है कि इस चुनाव से अगर एक बटन यहां दबाएंगे अनिल बलूनी के नाम पर गढ़वाल में, तो बटन सीधा कमल का फूल जाएगा मोदी जी के पास। अब कांग्रेस में दबाओगे तो कहां जाएगा ये बताइए। और अंजना जी, बड़ी आपको रोचक बात बताता हूं, अब तो 5 दिन बचे हैं प्रचार के हमारे यहाँ। आज तक कांग्रेस के जो युवराज है वो आए नहीं है, कोई बुलाने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट और क्या दिखता है कि कोई राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र में भी बुलाने के लिए तैयार नहीं है। आज तक 5 में से किसी ने नहीं बुलाया है। पर वो जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कई जगहों पर। मुझे यहाँ तो नहीं दिखे, कम से कम मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कहीं आ रहे हैं। अब जाना मजबूरी है, लेकिन कोई इच्छुक नहीं है कांग्रेस का प्रत्याशी। वापस मेरे सवाल पे आती हूँ। ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, अरविंद केजरीवाल है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई है। क्यों? नहीं, अब भाई देखिए, ये सब तो स्थानीय पार्टी है, ये तो राज्यों की पार्टी है। अब जो ये एक अलायंस बना रहे थे इंडी अलायंस नाम से, अब उसका नेता तो कुल मिला के वो कहते थे बड़े भाई हम ही हैं, तो चुनाव तो किसके बीच में होगा? राहुल गांधी के साथ तो लड़ना पड़ेगा भाई। नाम, अब बड़ी दुविधा ये है कि उनके पास नाम ही नहीं है। वो उनको खुद के अलायंस में भी वो तैयार नहीं है बातचीत करने, लेकिन उनकी बड़ी पार्टी तो वही है। लेकिन राहुल गांधी को सामने ओपोनेंट रखना आपको सूट करता है? क्षेत्रीय छत्रप आपको लगता है उनका नाम लेंगे तो शायद, क्योंकि वो अपने अपने राज्य में तो सरकार चला रहे हैं, काफी लोकप्रिय। देखिए, अल्टीमेटली चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, अल्टीमेटली चुनाव सरकार बनाने का है। तो जो उनको लगता है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, अब सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को बताते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं। लेकिन मैं आपको अंजना जी बताता हूँ, ये सब तो ठीक है। मैं कुछ कांग्रेस के अपने जो पहचान के लोगों के बैठा, मैंने कहा चलो भाई सीटें गिनते हैं। अंजना जी 35 सीट नहीं गिन पाए हैं, 35 सीट कांग्रेस के लोग। पिछली बार केरल के अंदर 21 में से 17 सीट कांग्रेस जीती थी, इस बार नहीं जीत रही है। पिछली बार 9 सीटें पंजाब में जीती थी, इस बार नहीं जीत रही है। वो घाटा कहां पूरा होगा वो होता नहीं दिख रहा है कहीं। और आपका लग रहा है कि दक्षिण में आप सीटें इस बार जीत जाएंगे, मतलब केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में आपको लग रहा है? मेरे तो केरल में मेरे मित्र लड़ रहे हैं बहुत सारे, मेरे 2-3 मित्र मेरे लड़ रहे हैं, और मेरी उनसे रोज रात को हम लोग बात करते हैं, शेयर करते हैं, क्या क्या तरीका, तुम क्या कर रहे हो प्रचार में, हम क्या करते हैं। तो मुझको लग रहा है कि केरल में हम अच्छी खासी सीटें जीतने वाले हैं। हमारे, आप जानते होंगे, राजीव चंद्रशेखर हमारे लड़ रहे, तो राजीव चंद्रशेखर हम, हाँ, आप देखिएगा रिजल्ट देखिएगा। अब केरल में 4 तारीख को तो आप और हम साथ बैठेंगे। 4 जून को मैं कहने वाली थी अब कि 4 जून को बात होगी कि केरल, तमिलनाडु ऐसी जगहों पर कितनी सीटें आती हैं। इस बार आपने बहुत सारे ऐसे अपने मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। पीयूष गोयल साहब हैं, जो कि अभी तक ज्यादातर राज्यसभा में थे, और चूंकि आप भी राज्यसभा से रहे और अब ये लोकसभा में ये चुनाव हो रहा है, इसके पीछे की सोच क्या है, क्या रणनीति? नहीं, देखिए, ये हम लोगों ने, मतलब जो पार्टी ने जो विचार किया कि निश्चित तौर पर जो राज्यसभा के लोग हैं अल्टीमेटली लोगों के बीच में जाए, लोकसभा में जाए, जनता के से डायरेक्ट कनेक्ट भी रखे, और हम लोग और अच्छा शायद काम कर सकते हैं उसमें, जनता से सीधा करके जनता की चीजों को सीधे से देखना मेरे ख्याल से एक अनुभव है, और राजनीति में आवश्यक भी है कि राजनीति में आप जनता के बीच में जो जिस तरह का स्वाद लेना होता है वो भी लीजिए जाके, और देखिए कि कैसे जनता के साथ आपको डील करना है, उनकी समस्याओं को डायरेक्टली हैंडल करना है। मैं आपके कुछ भाषण सुन रही थी, बहुत दिलचस्प है। प्रभु राम मंदिर में जब हमने सोनिया जी, राहुल जी को न्योता दिया तो वो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, वो राम को नहीं मानते, सनातन को गाली देने वालों को वोट मत दीजिए। अगर वाकई आपको लग रहा है कि विकास हुआ है, 10 साल में कुछ काम हुआ है, तो भगवान राम को यहाँ पर देवभूमि लाने की क्या जरूरत है? देवभूमि में राम को नहीं लाएंगे तो अंजना जी कहाँ लाएंगे? कौन में? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अंजना जी, राजनीति में और समाज में जो विषय हैं उनको चुनाव में कैसे नहीं बात करें, आप बताइए। अगर इंडी अलायंस के लोग हिंदू धर्म को कीड़े मकोड़े कहेगा तो इन लोगों को दर्द नहीं होगा क्या? आखिर हम लोगों को दर्द नहीं होता कि कोई हिंदू धर्म को गाली दे? कोई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हमने तो बुलाया ना, सब लोगों ने, सबको बुलाया गया, सब लोगों को जाने के लिए तैयार नहीं है। आगे पीछे लोग बोलते कभी राम काल्पनिक हैं, साहब किताब में लिख दिया है, कुछ नहीं है, क्या क्या बातें कही जाती है। हम तो हैरान है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कभी बोले क्यों नहीं कि भाई क्यों बंद करो ये सब। और उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं अंजना जी, मैं जाता हूं जहां गांव में, लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को कि जब भगवान राम को गाली दे रहे थे तो आप कहां थे, आपने क्यों नहीं रिजाइन किया?
क्यों नहीं इस्तीफा दिया आपने जब भगवान राम को गाली दी जा रही थी? जब इस पहाड़ का हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा मतलब देश का सेनापति जिसको कह सकते हैं, सीडीएस, पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आप तो देखते थे कैसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, और जब वो चलते थे और उससे कैसा मतलब उनकी बातचीत से किस तरीके का आभास होता था, और उनको कहा जाता है कि गली का गुंडा, उनको कहा जाता है कि ये शौर्य में इनमें नहीं है, उनके शौर्य पर प्रश्न उठाए जाते थे। तो कैसे नहीं पूछेंगे? इस जो बराबर का क्षेत्र है इसी में जनरल बिपिन रावत का घर था। मैं उनके गांव गया था, उनकी मिट्टी को सर पे लगाया था। जनरल बिपिन रावत को गाली देंगे और पहाड़ के लोग पूछेंगे नहीं कि श्रीमान जी आपने उसको रिजाइन क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं कहा राहुल जी ये बंद करिए, ये सब हमारे वीर बेटा है उत्तराखंड का, इसने अपना जीवन लगाया है। इमोशनल मुद्दे उठा रहे हैं आप आपके लिए इमोशनल है। मैंने कहा ना, ये देखिए आपके लिए इमोशनल होता है। गलत है, आप सही में नहीं कह रही हूँ, लेकिन इमोशनल है। देश का इतना बड़ा वीर और कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसको गलत कहा जाएगा और उनके शौर्य पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा, तो गढ़वाल की जनता पूछेगी जरूर, ये जरूर पूछेगी कि देवभूमि जब बना रहे थे उत्तराखंड, उस वक्त कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो आपने विरोध क्यों किया था? जनरल बिपिन रावत को अपमान आपने क्यों किया? ये पहाड़ की जनता जरूर पूछेगी और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। उनके पास जवाब नहीं है, जवाब 19 तारीख को आएगा जब कमल का बटन दबेगा। कमल का बटन दबाने पर आपका बहुत जोर है। 19 को पहले ही फेज में आपकी वोटिंग हो जा रही है। लेकिन मेरा अगला प्रश्न अब आपसे है कि इस पूरे इलाके के लिए आपका रोड मैप क्या है? हमने आपको बैकरूम बॉय की तरह बीजेपी दफ्तर में तो काम करते हुए देखा है, लेकिन क्या है यहाँ पर? आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं, अभी भी ट्रैफिक, सड़कें, बहुत कुछ करना जरूरी है यहाँ। बिल्कुल, देखिए करना हर वक्त जरूरी होता है, हम कर भी रहे हैं। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में और गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। हमारे गांव खाली हो रहे, जहां हमारे पुरखे चले थे वो पगडंडियां सूनी हो गई है, वो भूथा हो गई है। आप जब टाइप करेंगे गूगल में घोष विलेज, तो घोष विलेज में उत्तराखंड के बहुत सारे गाँव में, हमको उन गाँवों को आबाद करना है, हमें पलायन को रोकना है, उस पलायन पे हमको काम करना है। इस देवभूमि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म के लिए देवभूमि है। ये गंगा मैया है, पूरे देश के लोग आते हैं। आप देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ पूरे लोग जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स लोग जाते हैं, हेमकुंड साहिब जाते हैं। इन लोगों को अच्छी सुविधा देना और इन सबसे अपनी आर्थिकी को मजबूत करना, ये हमारा प्लान है। अभी ट्रेन चल रही है, हमारे एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रोड कनेक्टिविटी हम अच्छा कर रहे हैं। अभी जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में वेलनेस का जितना काम हो रहा है, पूरी दुनिया में जो वेलनेस से जुड़े हुए लोग हैं वो इस इलाके में आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कुछ इलाके को वेलनेस के लिए हम तैयार करें, कुछ को तीर्थाटन के लिए करें, कुछ को पर्यटन के लिए करें, कुछ को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए करें। तो आप देखिए इसमें हमारे उत्तराखंड में 10 नेशनल पार्क हैं। राजाजी नेशनल पार्क हमारे पास, एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, हमारे पास जिम कॉर्बेट है, हमारे पास नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारे पास बिनसर फॉरेस्ट है, हमारे पास इतना कुछ है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में कि आप अकल्पनीय है। इन सबको करके उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ के बेरोजगारी को खत्म करके रोजगारी देके पलायन को रोके एक नया उत्तराखंड, और जो मोदी जी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको चरितार्थ करना है। विकास का रोड मैप है, इतना प्लान है। प्रधानमंत्री हर मंच से अपने भाषण में ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। विपक्ष, अब 10 साल से आपकी सरकार है, अभी भी आप विपक्ष के भ्रष्टाचार पर ही टारगेट करके जनता का वोट पाना चाहते हैं, इसकी वजह क्या? अब मैं फिर आपको दोबारा उसी सवाल पे आऊंगा कि नोटों के बंडल मिल रहे हैं, कमरा भर के बैग भर के नोट मिल रहे हैं, इस पे कार्रवाई नहीं करें। इनका जो 70 साल का भ्रष्टाचार था वो खत्म ही नहीं हो रहा है। हम तो दुखी कि कितना कुछ किया इन लोगों ने, भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। 10 साल हो गए, कितने और साल लगेंगे राम जाने। इसलिए आप इसको चुनावी मुद्दा बनाना है? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं, समाज में कुछ भी होता है तो उसको तो समाज के मुद्दे हैं। अगर नोट के नोट दिखते हैं, भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार दिखता है तो जनता जरूर पूछेगी। अंजना जी, आप तो इतने समय से टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि हम कुछ चिपका दें जब तक जनता इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है? जनता चाहती है, जनता कहती है, जब देखती है ये सारा भ्रष्टाचार तो कहती है मोदी जी ने अच्छा किया। और देखिए अंजना जी, आप लोग कुछ कहें, मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता कह रही है मोदी जी के ना कोई आगे है ना पीछे। हम 140 करोड़ रुपए उनका काम आसान हो जाता है। नहीं, ठीक है, की लोकप्रियता की वजह से। तो ये तो हमारा सौभाग्य है, इसमें क्या है। अब उनके पास ये सौभाग्य नहीं है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है। इस पर विपक्ष पलटकर तुरंत कहता है कि 2004 में कौन था,
जब शाइनिंग इंडिया का कैंपेन बीजेपी की तरफ से चल रहा था, लग रहा था कि एकदम प्रचंड जीत आएगी अटल जी के नेतृत्व में, उस समय कौन था विपक्ष में? कोई चेहरा? देखिए क्या है, उस वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। आज किसी को भी नहीं लगता है, आज किसी को भी लगता उस वक्त की परिस्थितियां भिन्न थी। आज किसी को नहीं लगता कि विपक्ष कहीं पर है, विपक्ष खड़ा भी हो रहा है। विपक्ष घुटनों पे नहीं, अब विपक्ष रेंग रहा है। अब रेंगता हुआ विपक्ष तो कुछ कर नहीं सकता है। और जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी का जिस तरह का नेतृत्व है, देश को कहां लेके जाना है। आप अंजना जी, आप गांव में जाइए, दुर्गम गांव में जहां सड़क नहीं है, गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं देश का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उनको बेचारों को, गांव वालों को क्या लेना देना है, लेकिन कहते हैं साहब अमेरिका में भी डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, हमको लोग बताते। तो ये फील है जनता का। कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री हर मंच से, मैं पीएम जो बड़े इश्यूज उठा रहे हैं उस पर 3 सवाल आपसे कर रही हूँ। मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस यही कह रही है कि ये फिर आ गए चुनाव को अब हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करके ही ये जीतना चाहते हैं। मैं इस सवाल का जवाब आपको थोड़ा सा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दूंगा, क्योंकि आप चुनाव वहां ले जाके मैं चुनाव यहां लड़ रहा हूं। 2017 की याद कीजिए, 2017 में मुस्लिम लीग से कैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूं। हरीश रावत जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था हम जुम्मे की छुट्टी देंगे, हमने तो नहीं कहा। अब देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी देंगे तो क्या होगा? अभी जो 2022 का चुनाव निकला, जो श्रीमान चुनाव लड़ रहे हैं वो अध्यक्ष भी थे, उस वक्त चर्चा आई कि उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, हमने तो नहीं किया। आप हमको कहते हिंदू मुस्लिम कर रहे, जुम्मे की छुट्टी हमने घोषित की। आप बताइए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमने खोली? घोषणा पत्र में तो नहीं है कोई ऐसे जुम्मे की छुट्टी, नहीं कैसे? नहीं, यहाँ उत्तराखंड के 2017 में, लेकिन अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें कहाँ है ऐसा कुछ? नहीं, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बहुत सारी चीजें हैं उनकी जो उसमें है सारा। तो इसलिए इनके खुद के ही काम जब ये तुष्टीकरण करेंगे और हम बोलेंगे भी नहीं, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे मुद्दे पर कहते हैं कि आने वाले वक्त में मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, मैं तो 47 की तैयारी कर रहा हूँ, विकसित भारत की तैयारी कर रहा हूँ। तो विपक्ष कहता है कि आपकी पार्टी अब अहंकार में आ गई है और आप लोगों को लगता है कि अब तो जनता हमेशा वोट करे। अगर किसी को ये लगता है कि देश को विकसित भारत बनाना अगर अहंकार है, तो उनकी उसके जो रसातल में गए उसका कारण यही है। अगर कोई कहता है कि देश को आगे बढ़ाना है, ये अहंकार है। अगर कोई ये कहता है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, ये अहंकार है, तो फिर मैं उन लोगों के ज्ञान पे क्या बोलना है। इसमें तो कोई अहंकार नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के बाद मैं अब सीधा आप पर आना चाहती हूँ, क्योंकि बलूनी साहब हम लोगों ने आपका बहुत लंबा करियर देखा है, सेहत से भी आप बहुत जूझते रहे और लंबे वक्त तक आपने कैंसर को बैटल किया। और मुझे लगता है कि इससे बहुत युवा जो सुन रहे होंगे, हर उम्र के लोग बल्कि जो सुन रहे होंगे, उनको बहुत हिम्मत और प्रेरणा आएगी, क्योंकि आपने कैंसर को बैटल करने के बाद इतनी बड़ी चुनौती ली है। ये सफर आपके लिए मुश्किल तो रहा होगा? नहीं अंजना जी, बहुत मतलब कई रात ऐसा लगता था कि लौट के नहीं आएंगे, सुबह नहीं होगी। और जीवन के बड़े मेरे तो खराब पल उस वक्त थे। और मैंने उस वक्त भी, मतलब मैं आपको सच बताता हूं कि मैंने कभी भी ऐसा पल नहीं रहा मेरे साथ में जब मैंने अकेले कमरे में बैठे हुए सोचा नहीं हो कि उत्तराखंड की समस्या का समाधान मैं पहाड़ पे कैसे कर सकता हूं। मैं अकेला बैठा रहता था, आईसीयू में महीनों में रहा। उस वक्त भी मेरे दिमाग में उत्तराखंड जरूर रहता था कि मैं पहाड़ में कैसे समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, ये मेरे दिमाग में जरूर रहा। और जब मैं लौट के आया तो मैंने सोचा मेरा जीवन मुझे फिर से मिला है, अब इस जीवन का बड़ा हिस्सा, इसका बड़ा पार्ट मैं उत्तराखंड की सेवा में अपने लोगों के लिए लगाऊंगा। और मैं जरूर ये कहता हूं कि मेरे जो जीवन का क्षण क्षण है और कण कण है, अब इस गढ़वाल और इस उत्तराखंड के काम आएगा, अपने समाज के काम आएगा। इस तरह का पार्टी ने उस वक्त साथ दिया आपका जब आप लंबी बीमारी से जूझ रहे थे? अब आपने ये सवाल जो पूछ लिया है, मैं कभी इसको शेयर नहीं करता, मैंने कभी किया भी नहीं, लेकिन ये पार्टी बहुत अलग पार्टी है। मैं आपको अब कहता हूं मैं कि मेरी जान बचाने के लिए मेरी पार्टी ने जो किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए उस वक्त किया, मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकता। गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार का किया, अंजना जी बहुत, मतलब मेरे यहाँ ड्यूटी लगाई जाती थी कि कौन कौन कार्यकर्ता रोज आएगा, कौन इलाज की व्यवस्था करेगा। अनिल अस्पताल में है तो फला मंत्री एक दिन जाके मिलके आए, फला मिलके जाए, उसका मनोबल बढ़ाना है। इस तरीके से
परिवार के मुखिया की तरह हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, सबने व्यवस्था की और मैं इसको जीवन भर कभी भुला नहीं सकता कि कैसे एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी करती है। ये कोई और जगह, कहीं किसी जगह हो नहीं सकता, ये दुनिया भर में नहीं हो सकता। अनिल बलूनी जी, अगला इंटरव्यू 4 जून को, आपने कहा है उत्तराखंड की सारी सीटें बीजेपी को आ रही हैं 4 जून को अगला इंटरव्यू। निश्चित तौर पे 4 सीटें और 400 पार, और 5 सीटें और 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। अनिल बलूनी जी हमसे बातचीत।